हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की जो थ्योरी है उसका पार्ट सेकंड कवर करेंगे, जिसमें कि मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होता है, एक्सटर्नल टॉर्क उस पर कैसे एक्ट होता है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अराउंड वो कैसे निकालेंगे। फिर टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो इन सभी टॉपिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, और उसमें ये चीज हम लोग ज्यादा फोकस रखेंगे कि जो पोर्शन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो उन कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, ये मानकर चल रहा हूं मैं कि आप एक बार इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, सुना तो है ही कि ऐसा कुछ होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इधर है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है, एक्चुअल में इस तरीके की चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। So dipole moment of a dipole is defined as the product of magnitude of either charges and distance between them। तो हम लोग जब भी इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, यानी कि उसके एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको कि डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट डिफाइंड होता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज को आप क्या लें, कंसीडर करें और मल्टीप्लाई कर दें इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के साथ। तो P बराबर Q टाइम्स 2A P कैप, ये डाइपोल मोमेंट निकलकर आ जाता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वो जो डाइपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ कहीं पर भी निकाली जा सकती है, बट हम लोग दो मेन पॉइंट्स यहां पर देख रहे हैं, जो कि है एक पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल, और दूसरा है फॉर अ पॉइंट which is perpendicular and on the equatorial plane. So let us suppose, let point P be at distance r from the center of the dipole on the side of charge q। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये देखिए गौर से कि एक डाइपोल है, ठीक है, इधर q हो गया, इधर माइनस q हो गया। अब यहां पर जो ये हमारे चार्जेस हैं इनके बीच का सेपरेशन है 2a, इसका डाइपोल मोमेंट हो गया p। यहां पर हम ये देखिए स्मॉल p है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है p, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक जनरल तरीका ये है कि आप इस चार्ज q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालें इस पॉइंट पर, और इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालें। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन पर होगी, और माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट दिस पॉइंट पी। तो हम जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा निकल कर आ जाएगा कि इस माइनस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई माइनस क्यू, ये बन जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। तो ये जो माइनस साइन आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो ये बता रहा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है इस नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर। कैसे? देखिए, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करी गई है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डिफाइन करी गई है। तो जब हमने एक बार इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया पी कैप की हेल्प से, जो कि है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायपोल एक्सिस, तो इसके रिस्पेक्ट में माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी वो बन जाएगा ई माइनस क्यू बराबर माइनस ऑफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। और वहीं पर ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी, तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ही अलोंग है इस पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई प्लस क्यू बराबर हो गया क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। तो अब यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो जब हम लोग इन दोनों का सम करेंगे तो ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2 पी कैप। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई है डाइपोल किसी भी तरीके का है हमारा, ओके, और साथ में हम ये जो पॉइंट पी है एक्सिस में कहीं पर भी चूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं कि कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं उसके बाद फॉर्मूले वगैरह सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है, शॉर्ट डाइपोल ऐसे डिसाइड किया जाता है कि वो है या नहीं है शॉर्ट है, वो इस तरीके से कि ये जो डाइपोल है इसके रिस्पेक्ट में आप ये जो आप पी पॉइंट देख रहे हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो इस पी पॉइंट की इस डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस देखिए आर, आर को देखिए अगर इस 2a से बहुत बड़ा है, 2a क्या है, इस q और माइनस q के बीच की डिस्टेंस हमने 2a कंसीडर करी है। सो अगर r 2a से बहुत बड़ा है तो हम बोलेंगे कि उस समय ये जो डाइपोल है वो शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि एक जैसे बस होती है या ट्रक होता है, पास जब आप उसके खड़े रहते हैं तो वो बड़ा सा दिखाई देता है, बट वहीं पर जब आप उससे थोड़ा दूर पर होते हैं वो छोटा सा दिखाई देता है। या जो एरोप्लेन है जब ऊंचाई पर उड़ता है वो छोटा सा दिखाई देता है। तो वो क्यों ऐसा वो दिख रहा है, क्योंकि आपने ये जो पॉइंट कंसीडर किया है वो बहुत दूर है। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल उसकी कंडीशन होती है आर मच मच ग्रेटर देन 2a। ठीक है, तो 2 वाले फैक्टर को अगर हम हटा भी दें तो आर मच मच ग्रेटर देन a, इस तरीके से इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद E बराबर 4QA बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी कैप बनता है। अब हम निकाल रहे हैं फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। क्या निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है इस डाइपोल की वजह से। तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है पहले वो समझिए, नाम में आ रहा है इक्वी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है उसमें किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल को देखते हैं तो वो बराबर होता है, ठीक है। अब यही प्लेन इस डाइपोल के केस में इक्विपोटेंशियल प्लेन भी होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करता है। बट इक्वेटोरियल प्लेन का अगर हम थोड़ा और जनरल मीनिंग देखें तो एक ऐसा प्लेन जो इस डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर रहा हो। तो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास होने वाला जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। ये ज्योमेट्री के बेसिस पर डिफाइंड है। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन बाय सेम प्रोसीजर कि प्लस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फिर दोनों का वेक्टर सम। तो प्लस क्यू की वजह से ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस ए स्क्वायर, अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात की जाए तो। और ई क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये चीज निकल कर आ गई। तो इस जगह पर इस पी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा क्या कि इस प्लस क्यू वाले का आप कंपोनेंट लीजिए और इस माइनस क्यू वाले का कंपोनेंट लीजिए इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो एड अप होगा और वैसा होने पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी
E बराबर माइनस 2qa बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 पी कैप। और ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला, इसमें आप देखिए डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उस पे उससे हमें पता चलता है कि प्लस क्यू चार्ज से निकलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। सो यहाँ पर अगर हम इस तरीके का एक पाथ अगर कंसीडर करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए, तो पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है उस कर्व में टेंजेंट बनाने से हमें पता चलेगी। तो हम उस कर्व में जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये ई की डायरेक्शन में हमें पॉइंट आउट करेगा, जो कि इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। इस वजह से इक्वेटोरियल प्लेन वाले जो फॉर्मूला है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पे माइनस साइन आता है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब यहां पर फिर से हम क्या करें, अगर एक एजम्पशन ले लें एट लार्ज डिस्टेंस, यानी कि ये जो पी पॉइंट है वो बहुत यहां पर कहीं पर है, बहुत दूर है। तो उस जब हम ये ले रहे हैं कि आर मच मच ग्रेटर देन ए, तो ये एक शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है और इक्वेशन बन जा रही है E इज इक्वल टू माइनस 2qa बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी कैप। अब यहां पर अगर आप चाहते हैं तो ये जो Q2a लिखा हुआ है, इस Q2a को आप P लिख दीजिए, डाइपोल मोमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट Q2a। तो आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी कैप। और पिछले वाले में भी आप जब नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ऐसा बना लेंगे तो ऊपर लिख सकते हैं ई, मतलब पी बन जाएगा वो भी ऊपर, ठीक है। तो ई बराबर 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये एक्सियल डायरेक्शन वाले के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब था पिछले वाले में। और इस तरीके से सुटेबली उसको अरेंज करके आप उसी फॉर्म पर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उन जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जिससे अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जब शॉर्ट डाइपोल वाली कंडीशन नहीं होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा इक्वेटोरियल प्लेन में आंसर निकालने के लिए। अगर शॉर्ट डाइपोल या लार्ज डिस्टेंस वाली बात आएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब है कि जब हमने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो डाइपोल को हमने लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो उसमें क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये जो डाइपोल है वो बना हुआ है सिस्टम ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस से। यानी कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो इनमें लगेगा फोर्स। सबसे पहली बात तो फोर्स की आएगी। बट होगा क्या, इस डाइपोल में जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर क्यूई और इधर माइनस क्यूई, जिस वजह से इसमें ट्रांसलेशन नहीं होगा। यानी कि जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किस पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हर जगह पर जो ई है उसकी वैल्यू सेम है। क्यूई बराबर यहाँ पर हमारा माइनस क्यूई, सॉरी क्यूई और ये जो माइनस क्यू है इनका वेक्टर सब हम करेंगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्यूई का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यूई का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर है, कैंसिल आउट कर देंगे, नो ट्रांसलेशन मोशन। बट इनका एक इफेक्ट हमें मिलेगा जो कि टॉर्क होगा, इन फोर्सेस का एक इफेक्ट टॉर्क होगा। तो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है डाइपोल, वो भी किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये डाइपोल जो है हमारा, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल कैसे देखेंगे, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कैसे उसको डिसाइड करेंगे? तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एक डाइपोल मोमेंट बना हुआ है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है उसका हम डायरेक्शन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही हम थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब थीटा के टर्म्स पर बताएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर हम चाहते हैं निकालना तो ये निकल कर आता है क्यूई टाइम्स 2a sin थीटा, जहां पर क्यूई है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स, और ये जो 2a sin थीटा है वो है, देखो ये जो क्यूई है उसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ है,
ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है और माइनस क्यू जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है। तो ये जो दो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमारी यहाँ पर कंसीडर की जाती है, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, साइन कंपोनेंट आता है और जो कि 2a sin थीटा बन जाता है। और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वहां पर भी टॉर्क की बात आई थी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2qa e sin थीटा। आप इस 2qa को p लिख सकते हैं, यानी कि टॉर्क इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स लिखा जा सकता है p क्रॉस e, और इसको ही अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स पर लिखें तो टाउ बराबर हो जाता है पी ई साइन थीटा। इसकी आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड वेक्टर प्रोडक्ट रूल का यूज करके। पी क्रॉस ई है तो अपने हाथ को, जो राइट हैंड का पाम है, उसको ऐसे स्ट्रेच करिए कि फिंगर्स आपकी पी डायरेक्शन पर हो, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पर हो। फिर आप इन द शॉर्टेस्ट एंगल आप ई की डायरेक्शन पर उसको टर्न करा दें, तो जो थंब होगा वो पी क्रॉस ई की डायरेक्शन पर होगा, जो कि यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब हमने यहाँ पर देखा कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टॉर्क एक्ट करती है। अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएं, यानी कि किसी दूसरे चीज से हम टॉर्क लगाएं जस्ट अपोजिट टू द टॉर्क विच इज एक्टिंग बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? तो क्या हमें एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना होगा जैसा कि तब होता है जब हम एक स्ट्रिंग को एक्सटेंड करते हैं या फिर जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करते हैं, यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ स्टोर हो जाएगा क्या? तो देखिए यहाँ पर कुछ वैसा ही है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प से जो डाइपोल है उसको रोटेट कराया जाता है तो वो एक्सटर्नल टॉर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। So suppose an external torque tau external is applied in such a manner that it just neutralizes this torque and rotate it in the plane of paper from angle theta 0 to angle theta 1, और सब कुछ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो रहा है। ऐसा सडन कोई चेंज नहीं हो रही है, सब इक्विलिब्रियम में मेंटेन होते हुए हो रहा है। सो एट एन इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड एंड विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल टॉर्क ये हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1 टाउ एक्सटर्नल थीटा डी थीटा, और टाउ एक्सटर्नल की जगह पर आ जाएगा पी ई साइन थीटा इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा 1। तो W बराबर हो जाएगा पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। ये जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, जब एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो है, बट इतना है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ओके, यानी जस्ट बराबर है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। उसमें एंगुलर स्पीड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, यानी कि उस पे ऐसा नहीं कि आपको रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, तब ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं। सो W बराबर हो गया पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, और इसी से ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल को लिख सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल किसी भी ओरिएंटेशन पर हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर ये डाइपोल रखा हुआ है। अब आप इसको रोटेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, उस समय जो इस पे वर्क डन करना पड़ता है वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन which is perpendicular to the direction of electric field, यानी कि U बराबर हो गया माइनस पीई कॉस थीटा।
तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर जो होता है वो होता है कि जब हम थीटा को 90 डिग्रीज लेते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट है उसके बीच का एंगल 90 डिग्रीज लेते हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है और उस पॉइंट पर हम ये कहते हैं कि जो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है और उसके रिस्पेक्ट में फिर हर जगह हम एक्सप्लेन करते हैं u बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। इसी चीज को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं u बराबर माइनस पी डॉट ई। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। It can be defined as the total number of lines of electric field passes through a surface placed perpendicular to the direction of field। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। मैं इसमें उन चीजों पर अब फोकस कर रहा हूँ जहां पर आप गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास कोई एक सरफेस है। ओके, आपके पास कोई एक सरफेस है, लेट अस सपोज इस तरीके की कोई एक सरफेस है और इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उसके बेसिस पर आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। दूसरी चीज यहां पर जो हम ध्यान में रखते हैं वो ये रखते हैं कि ऐसी वैसी कोई भी लाइन नहीं, वो लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो कंपोनेंट जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इस चीज को एंश्योर करने के लिए कि सिर्फ हम लोग उन इलेक्ट्रिक फील्ड की उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करें या उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ डील करें जो कि परपेंडिकुलर है टू द एरिया, यूज करते हैं हम लोग फैक्टर कॉस थीटा। और जहां से फिर ये हमारा बन जाता है कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा, या ई डीएस कॉस थीटा को ही लिखा जा सकता है ई डॉट डीएस, या फिर ये जो डीएस है डीएस बन जाएगा एन कैप डीएस। डीएस जहां पर की सरफेस एरिया है, एन कैप है उसका यूनिट वेक्टर। सो इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप डीएस, ई डॉट डीएस और ई डीएस कॉस थीटा, ये सारी चीजें इक्विवेलेंट हैं। यहां पर हमने क्या किया है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है डीएस, और उस एरिया एलिमेंट का एक एरिया वेक्टर होता है जो कि उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर हमने एरिया कुछ इस तरीके का कंसीडर किया है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। एरिया ऐसे जाएगा तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एरिया ऐसे जाएगा तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, हमेशा ही उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग देखते हैं ये थीटा। गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा दे दिया गया, मतलब कहीं का भी एंगल दे दिया गया, वो बिना सोचे समझे थीटा की जगह पर उस एंगल को पुट कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। क्योंकि थीटा क्या डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू निकाल कर आप पुट करेंगे, और ये जो थीटा है वो है इस यूनिट वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर जो है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन। तो अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दे दिया, यानी कि प्लेन ऑफ द सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल दे दिया, तो आपको वहां पर थीटा की वैल्यू नहीं पुट कर देनी है उसको यूज करते हुए कि डायरेक्ट उठाया और पुट कर दिए। थीटा निकालिए, सोचिए ई और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। बाकी तो सारी चीजें ठीक रहती हैं, उस पर ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं होती कि ई और डीएस रखने में कोई मिस्टेक नहीं होती। इसको एंगल पुट करने में कई जगह पर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये तब तक के लिए है जब तक कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर जगह पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई के बराबर है। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, इन केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म हुई तो उस केस के लिए हम छोटे 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 बहुत ढेर सारे एरिया कंसीडर करते हैं और हर एक एरिया पे मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अलग है। तो उस छोटे से एरिया के लिए वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, फिर अगले वाले एरिया के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू, फिर लगाते यही है ई डॉट डीएस, और ऐसा करते 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 इंटीग्रेट कर देते हैं होल ओवर द सरफेस। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी हो सकता है, डीएस को भी हम एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एज अ फंक्शन ऑफ सरफेस हो सकता है। तो ये फंक्शन फॉर्म हो सकता है। तो आइए समझते हैं हम लोग गॉसेस लॉ। ठीक है, कि गॉस लॉ आखिर होता क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर हमें किसी क्लोज्ड सरफेस से, किससे,
एक क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो गॉस लॉ बड़े ही आसानी से बता देता है। वो ये कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है Q टाइम्स 1/ε0। Q जहां पर उस सरफेस के अंदर, वो भी उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर मौजूद नेट चार्ज की वैल्यू, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। तो जो ये गॉस लॉ है वो तो ये है कि फाई ई बराबर 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। ये वाले टर्म को हम लोग जो फ्लक्स की डिफिनीशन है उससे लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है तो ये चीज इस तरीके से एप्लीकेबल होगी। अब इस गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं तो हर जगह पर नहीं निकाल सकते। जहां पर एक यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सिमेट्री हमें मिलेगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वहीं पर हम गॉस लॉ की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड कर सकते हैं। सो गॉस लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस का शेप एंड साइज कैसा भी हो, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है Q टाइम्स 1/ε0। ठीक है, तो गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, बट जब हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q एनक्लोज्ड है उस पे हम एल्जेब्रिक सम लगाते हैं जितने भी चार्जेस मौजूद हैं उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर। सरफेस में, सरफेस के बाहर उन चार्जेस से हमें मतलब नहीं होता, तो हम करते क्या है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करके रख देते हैं। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एनी एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी आर्बिट्ररी पाथ, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह डिफाइन होता है, यानी कि V बराबर हो जाता है W डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा है वो एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कहाँ से लाया गया कहाँ तक वो पहुंचा है, बस इस बात पर जो ये वैल्यू है वो डिपेंड करती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। पाथ कैसा है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। सो अगर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको कि लेट अस सपोज हमारे पास जो एक पॉइंट चार्ज है वो है Q और हमें एट अ डिस्टेंस R जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो इसका बन जाता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। कैसे बना, हमने कंसीडर किया एक चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना, उसको हम लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P इन दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन Q। तो ऐसा करने पर जितना भी हमने वर्क किया टू ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो हमारा एज अ पोटेंशियल डिफाइन होता है इस पॉइंट का। सो V बराबर हो गया 1/4πε0 Q/R। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्योंकि वेक्टर्स नहीं है तो कैसे फिर हम ये कह रहे हैं, तो इस पे क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं कुछ इस तरीके से कि लेट सपोज आपके पास कई ढेर सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। इन सभी की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है आपको ये निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, यानी कि पहले वाले चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से और पांचवे की वजह से जो पोटेंशियल है P पॉइंट पर, आप उसको निकालें और सबको ऐड कर दें। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है तो आपको बस यहाँ पर अलजेब्रिक सम करना है, यानी कि ध्यान देना है पॉजिटिव और निगेटिव का, कि अगर कोई Q1 चार्ज है उसकी वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर
माइनस जो भी वैल्यू होगी रखी जाएगी। अगर Q2 चार्ज माइनस पर है तो वो रखा जाएगा, और ये प्लस में है तो प्लस में रखा जाएगा। यानी कि ये प्लस जो साइन लगे हैं ये ऐसे ही लगे रहेंगे, बस Q1 की जगह पर जो उनकी वैल्यू है वो पुट कर दी जाएंगे। तो ये V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 समेशन I बराबर 1 to n QI/RI। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, जो कि होता है V बराबर 1/4πε0 P cos θ/r²। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है वो किसी भी जनरल पॉइंट पर है, यानी कि डाइपोल के अराउंड हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एक सॉर्ट डाइपोल। तो सॉर्ट डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना होगा पोटेंशियल कितना है, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो एक प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स पर सारी चीजें डिस्क्राइब हो रही हैं कि सेंटर से डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की, वो r हो गई, और किस तरफ है वो थीटा से पता चल रहा है, ओरिएंटेशन किधर है वो पता चल रहा है थीटा से। सो जब हम डाइपोल एक्सिस की बात करते हैं, डाइपोल एक्सिस में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो थीटा बराबर 0 लेते हैं, जो कि बन जाता है V बराबर 1/4πε0 P/r²। और इक्वेटोरियल एक्सिस पर यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्रीज V बराबर 0 निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि याद करिए अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो इक्विपोटेंशियल प्लेन भी होता है, और वहां पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से उस इक्वेटोरियल प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू सेम मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है, मिलकर 0 हो जाते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस r, ठीक है, फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर हम एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से एट डिस्टेंस r पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो V बराबर हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 ln r। फिर है फॉर अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर cell having total charge q and radius capital R, the potential at a point distance small r from the center of the sphere cell is। तो अगर हमारे पास एक चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर सेल हो, उस केस में जो टोटल चार्ज होगा q वो पूरे इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, और इसका रेडियस अगर r है, तो एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर या फिर सेल, अगर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है तो ये हो जाएगा V बराबर Q/4πε0 r। अगर जो स्मॉल r है वो बराबर कैपिटल R के है, तो ये यानी कि इसकी सरफेस वाले पॉइंट पर, सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर V बराबर 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। और इसके अंदर इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो V बराबर Q/4πε0 R हो जाएगा। अब अगर हमारे पास एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, तो चार्ज है वो बट नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि चार्जेस जहां पर पुट किए गए वहीं पर मौजूद है। तो फॉर अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग जिसको कि हम डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम। हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि जो चार्ज क्यू है वो उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो V बराबर हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4πε0 स्मॉल r, जहां पर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा। फिर जब हम लोग V बराबर Q/4πε0 कैपिटल R ये वैल्यू देख रहे हैं, वो कब के लिए है? जब हम इसकी सरफेस पर निकाल रहे हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा कोई नई चीज नहीं आई, क्योंकि जब भी हम किसी इस तरीके के ऑब्जेक्ट के बाहर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस पूरे सिस्टम में मौजूद चार्ज को मान लेते हैं कि वो उस सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और फिर ये फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं। फर्क तब पड़ता है जब हम यहाँ पर अब अंदर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम अंदर पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, लेट अस सपोज ये पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो एक्चुअली है क्या कि दो तरीके के पोटेंशियल यहाँ पर होंगे। एक तो जो इस, अगर हम एक इमेजिनरी सरफेस ऐसी ड्रॉ करें,
तो सरफेस के अंदर वाले पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर, और ये जो बाहर ऐसा सेल बना हुआ है उसकी वजह से इस पॉइंट पर। सो v बराबर हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। और यहाँ पर स्मॉल r जो है वो हम मान रहे हैं उस कैपिटल R के अंदर। तो एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर यानी कि स्मॉल r बराबर 0 पर v बराबर हो जाएगा 3 क्यूब बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, जो कि 3/2 vs लिखा जा सकता है। यानी कि vs क्या है? vs है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसका कि रेडियस कैपिटल R है और उस पे जो पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल Q है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है? सिंपल सा ये है कि अगर आप एक चार्ज लेकर आए, फिर दूसरा चार्ज लेकर आए, तीसरा चार्ज लेकर आए, तो आपको ऐसा करने में, उन चार्जेस की असेंबली को क्रिएट करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनकी जो लोकेशन है वो है R1 R2, तो हम लोग U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात करते हैं। यहाँ पर R12 जो है वो चार्ज Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, तो U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। किसी पॉइंट पर अगर हमें पता है तो क्या उनके बीच में रिलेशन होता है, या अगर हमें V पता है तो क्या हम E निकाल सकते हैं, अगर E पता है तो क्या V निकाल सकते हैं? तो क्योंकि जो E है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज और V जो है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो E एंड V को हम रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वर्क और फोर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, Vp बराबर बन जाएगा माइनस ऑफ इंफिनिटी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू P E डॉट dr। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज यहाँ पर हमारा डिफाइन हो जाता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। अब बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मीनिंग है, इससे हम क्या समझते हैं? इक्वी का मतलब होता है बराबर, पोटेंशियल यानी कि एक ऐसी चीज, एक कोई हमारी क्वांटिटी है जो कि बराबर है, तो अब साथ में उस पे सरफेस भी जुड़ गया, जो नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी कि पोटेंशियल हमारा बराबर है उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर। सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ओवर व्हिच पोटेंशियल हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप उस सरफेस में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को अगर देखें तो वो आपको सेम वैल्यू ही मिल रही है। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो उस पॉइंट चार्ज के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप जितने भी ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर दैट अ पॉइंट चार्ज। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पर। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दें दोनों को एक साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उस डायरेक्शन पर होती है जिस डायरेक्शन पर पोटेंशियल सबसे तेजी से घटता है। ओके, तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है और आपसे कह दिया जाए कि अच्छा इस कॉन्फ़िगरेशन पे जो पोटेंशियल है वो हमारा ए से बी पॉइंट पर सबसे तेजी से घट रहा है, बी से ए, इस तरीके से दे दिया जाए और कहा जाए कि अच्छा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर किस तरफ होगी। तो ये याद रखना है कि ई उस डायरेक्शन पर होती है जहां पर जो पोटेंशियल है सबसे तेजी से घटता है। तो रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इन पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा, जैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो प्लैनर या सॉलिड कैसे भी हो सकती है, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी अ पॉइंट साइज। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक पॉइंट साइज की नहीं हो सकती, उसका कुछ
वॉल्यूम होगा, ठीक है, यानी कि उस सरफेस ने कुछ वॉल्यूम कवर कर रखा होगा। इसका मीनिंग समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे वॉल्यूम को कवर करती है? जैसे कि एक बैलून है, उसकी एक सरफेस है, उसने एक वॉल्यूम को कवर कर रखा है। बात समझ पा रहे हैं? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिंगल वैल्यूड। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसकी सिंगल वैल्यू ही होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो एक ही निकल कर आएगी और इसी से ही वो डिफाइंड है। सो इस वजह से कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं जिस तरीके से हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हेल्प से हम लोग जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के। वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज q बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब क्योंकि वर्क डन हमारा डिफाइन होता है q टाइम्स डेल्टा v, w क्या डिफाइन होता है? q टाइम्स डेल्टा v। डेल्टा v जहां पर क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज ले जाया जा रहा है तो क्या उसके पोटेंशियल में चेंज आएगा? यानी कि जहां से चला जहां पर पहुंचा, क्या वहां पर पोटेंशियल में डिफरेंस है? नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। जो एक कंडक्टर होती है या कोई भी कंडक्टर है अगर हमारा, उसकी सरफेस किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर के सरफेस में आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो सेम ही होगा। तो एक तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिजेंबल करता है। अब बात आती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर इसको डिफाइन करेंगे। जैसे कि कॉपर, सिल्वर और आयरन, ये कंडक्टर्स है। वहीं पर इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसपे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। वहां पर चार्जेस पुट तो किए जा सकते हैं, वहां पर पुट कर सकते हैं, बट वो फ्लो नहीं करते। जैसे कि रबर, एबोनाइट, माइका या H2O है, जैसे ये सारी चीजें। H2O यानी कि वाटर, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब बात आती है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो वो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हमने देखा, वो वो क्या करते हैं? अपने आप से पास नहीं होने देते इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ इसकी वजह से नई तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज को फिर हम लोग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बोल देते हैं, और वो जो मटेरियल्स हैं उनको डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। यानी कि वो नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स वो डाइलेक्ट्रिक्स है। तो डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि माइका, ग्लास, वाटर एटसेट्रा। अगर वाटर यहाँ पर लिखा है तो H2O की बात हो रही है, सिर्फ H2O की, और कुछ नहीं उस पर। When a dielectric is placed in an external electric field, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गेन कर लेते हैं। या अगर हम एक ऐसी जगह पर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के होने के बावजूद भी वहां पर डाइपोल मोमेंट आ जाता है कुछ देर के लिए। तो वो जो प्रोसेस होती है कि डाइपोल मोमेंट का इंड्यूस हो जाना, वो पोलराइजेशन कहलाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। So capacitance of a conductor is the amount of charge needed in order to raise the potential of conductor by unity। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कैपेसिटेंस हमारा C बराबर Q बाई V होता है। कि एक यूनिट वोल्ट को मेंटेन करते हुए आपने जितना भी चार्ज इंट्रोड्यूस किया उस कैपेसिटर में, वो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे अगर हम यहाँ पर अब बात करें कि लेट अस सपोज आपके पास टू चार्ज कंडक्टर्स हैं जिनमें की चार्जेस Q1 और Q2 है। उनका पोटेंशियल V1 और V2 है और कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है। तो इफ दीज आर ज्वाइंट टुगेदर, तो क्या होगा अगर इन दोनों को एक साथ
जोड़ दिया जाए तो एक कॉमन पोटेंशियल निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? कॉमन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी है कंडक्टर्स के केस में कि कंडक्टर्स एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा फॉर्म करते हैं। तो अगर हमने कंडक्टर्स को टच करा दिया है तो अब कंडक्टर के किसी भी पोर्शन में जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। तो अगर हमारे पास अभी तक दो कंडक्टर थे, एक Q1 चार्ज था जिसपे दूसरे में Q2 चार्ज था, एक V1 V2, पहला C1 और दूसरा C2, तो जो अब उनको टच कराने के बाद कॉमन पोटेंशियल उनमें आए क्योंकि चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारी चीजें होंगी, तो वो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा ना मतलब कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस ना करके, क्योंकि हमें टोटल कैपेसिटेंस अभी नहीं पता, हम ये मानकर चल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि देखो, क्योंकि दो चार्ज कंडक्टर थे, एक में चार्ज Q1 था, दूसरे में Q2 था, जब उनको कनेक्ट कर दिया गया तब भी टोटल चार्ज हमारा Q1 और Q2 ही रहा, चार्ज नहीं बदला। और इसी चीज को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि Q1 प्लस Q2 बराबर टोटल चार्ज। तो Q1 को हम लोग लिख सकते हैं C1V और Q2 को लिख सकते हैं C2V। जब हम ये मान रहे हैं कि जो एक उन्होंने कॉमन पोटेंशियल गेन किया है वो V है, तो सो V बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और Q1 की जगह पर लिखा जा सकता है C1V1 और Q2 की जगह पर लिखा जा सकता है C2V2। यानी कि ये इनिशियल कंडीशन से चार्ज Q1 रखा गया, ये इनिशियल कंडीशन से चार्ज Q2 रखा गया, और जब C1V और C2V रख रहे थे तो हमने उसको टच कराने के बाद जो उनमें चार्जेस है C1V और C2V उसको हमने रखा था बराबर, जिससे कि V निकल कर आ गया। तो ये फॉर्मूला भी अगर आप देखें तो ये भी वेटेड एवरेज की तरह वाला फॉर्मूला है। So during sharing the charges, there is some loss of electrostatic energy, which in turns appear as heat or light. The loss of electrostatic energy कितनी होगी? डेल्टा U बराबर UI माइनस UF। अब क्योंकि हम लोग लॉस निकाल रहे हैं, तो लॉस निकालने के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। When charges are shared between any two bodies, their potential becomes equal, और चार्जेस एक्वायर्ड आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, और उनमें जो चार्ज एक्वायर होता है वो उनकी कैपेसिटेंस के बेसिस पर होता है। यानी कि पोटेंशियल अब सेम हो गया। तो अगर हम Q बराबर CV देखें, Q इज इक्वल टू CV, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के अगर V कांस्टेंट है। तो जब दो चार्जेस को हमने कनेक्ट कर दिया है, सॉरी, वो दो चार्ज बॉडीज को कनेक्ट किया जिसपे कि चार्ज Q1 और Q2 था पहले, तो कनेक्ट करने पर पोटेंशियल तो उनका सेम हो गया, V सेम हो गया, और V के सेम होने पर जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो डिसाइड करेगा कि चार्ज कितना ज्यादा किस पे होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस की बात कर रहे हैं जिसको कि बोलते हैं कैपेसिटर, जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चार्जेस को स्टोर करके अपने अंदर। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इट कंसिस्ट्स ऑफ कंडक्टर ऑफ एनी शेप एंड साइज कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड अपोजिट साइंस एंड सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। तो कंडक्टर कैसे भी हो, एक में प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे में माइनस क्यू चार्ज है, और उनके बीच की कुछ सेपरेशन है ताकि कंडक्ट ना कर सकें ये। तो ये क्या करते हैं, इनके पास चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो इस हिसाब से बता रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में आप चीजों को, क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर सके। बाकी जब हम डिटेल्ड में इसको चीज को पढ़ते हैं कि कैपेसिटर का क्या मीनिंग है, कैसे फॉर्म होता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उस पर कैसे आती है, ये सारी चीजें, वो अभी समय नहीं है। समय अभी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, तो समय के साथ जो एक्ट करना सीख जाता है कि कैसा अभी एक्ट करना है, वो बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अगर हमने क्या किया, कैपेसिटर्स अगर हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और हमने उनको कनेक्ट किया है, दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो सीरीज में या तो पैरेलल। तो लेट अस सपोज हमने कैपेसिटर्स को सीरीज पे कनेक्ट कर दिया, तो उस समय क्या होगा कि देखो, सीरीज में कोई भी चीज जब कनेक्ट होती है तो उस पर पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर हमने उन तीनों में
एक पोटेंशियल V अप्लाई किया था, तो पहले वाले में V1 पोटेंशियल, दूसरे में V2, तीसरे में V3, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर V1 की जगह पर Q बाई C1, Q बाई, और V2 की जगह पर Q बाई C2 और V3 की जगह पर Q बाई C3। क्यों? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन पर जो चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सेम होता है। तो अब इस चार्ज को आप ले गए इधर डिवाइड पर, तो ये भी इधर बन जाएगा 1 बाई C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 1 बाई CS बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू 1 बाई CN तक, जिसको कि हम समेशन करके ऐसे लिख सकते हैं I बराबर 1 टू N 1 बाई CI। फिर है कैपेसिटर इन पैरेलल। सो कैपेसिटर इन पैरेलल की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल है इनके अक्रॉस वो सेम है, जबकि चार्जेस अलग अलग होंगे Q1 Q2 Q3। तो जो टोटल चार्ज इधर से जा रहा है वो इन जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल चार्ज Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn तक। Q की जगह पर हम लिख सकते हैं CV, Q1 की जगह पर आ जाएगा C1V, और इसकी जगह C2V C3V। V हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएगा CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN तक, समेशन I बराबर 1 टू N CI। अब है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस पे क्या है कि एक हमारे पास डिवाइस है जिसपे कि हमने पैरेलल प्लेट्स का यूज किया है चार्ज को होल्ड करने के लिए। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को जिसपे कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस D है, उन पैरेलल प्लेट्स का एरिया A है, उनके बीच अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला कोई मटेरियल मौजूद है, तो हमारे पास क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू। अगर वैक्यूम है तो K की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो फॉर्मूला कुछ हमारा ऐसा बन जाता है कि एक्चुअली निकालते क्या है, सबसे पहले दो चार्जेस के दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, जो कि यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एक ही डायरेक्शन पर होती हैं, एड अप हो जाती हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। तो ये हो जाता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V बराबर निकाल सकते हैं आप मॉड E टाइम्स D, जो कि हो जाएगा सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पर Q बाई A पुट कर दीजिए। यहाँ पर जो D है वो है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। सो कैपेसिटेंस C बराबर हो जाएगा Q बाई V, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये किसके लिए निकल कर आया है, किस कंडीशन के साथ निकल कर आया है कि कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उन प्लेट्स के बीच में वैक्यूम, तब ये चीज निकल कर आ रही है। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि अगर कोई एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है या डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। सो इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is completely filled between the plates of a capacitor, then its capacitance becomes C प्राइम बराबर K एप्सिलॉन नॉट A प्राइम बाई D इक्वल टू K C नॉट, जहां पर C नॉट है एप्सिलॉन नॉट A प्राइम बाई D। यहां पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की K है। तो क्या किया हमने, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया K का, तो हमें अब जो न्यू वैल्यू है कैपेसिटेंस की वो पता चल गई, या हम कह रहे हैं कि K टाइम्स ये C नॉट हो गया। क्लियर? So if a dielectric slab या sheet of thickness T is introduced between the plates of the capacitor, then अगर हम पूरे D थिकनेस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, इस केस में फॉर्मूला बन जाता है C प्राइम बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। T जहां पर थिकनेस ऑफ द स्लैब है, D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, या आप बोलिए कि जो प्लेट है उनका एरिया। So magnitude of attractive force between the plates of a parallel plate capacitor is given by F बराबर सिग्मा स्क्वायर A बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि लिखा जा सकता है Q स्क्वायर बाई टू A एप्सिलॉन नॉट, या फिर हाफ CV स्क्वायर बाई D। ये है फोर्स। कैसे निकल कर आया है,
वर्क डन वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि F टाइम्स D बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, तो D आ गया नीचे डिवाइड पर, तो F बराबर हो गया हाफ सी वी स्क्वायर बाई D। तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अगर हमें ये निकालना हो, सो U बराबर हो जाता है कैपिटल U डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C is charged to a potential V, the electrostatic energy stored in it is U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर U बराबर हाफ क्यू वी, सी वी की जगह पर Q रख दिया, या इसको ही हम लोग लिख सकते हैं U बराबर हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सी। बस क्या कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी वी जो फॉर्मूला होता है उसको ही हम पुट करके हमने तीन फॉर्मूले बना लिए। तो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हमारे पास लेट अस सपोज दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, उसका पोटेंशियल V1 था, दूसरे का C2 है और पोटेंशियल V2 था। उन दोनों का अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्ट कर दिया है तो नेट पोटेंशियल तो देखो क्या होगा, एक कॉमन पोटेंशियल हमें मिलेगा। और उस कॉमन पोटेंशियल को निकालने के बाद फिर लॉस इन एनर्जी को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हाफ टाइम्स C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये निकल कर आएगा। आइए अब इस पर बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अ लार्ज इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r चार्ज्ड विद q units of electricity is placed in contact with a small insulated uncharged sphere of radius r prime and is then separated. So the charge on the smaller sphere will now be। एक चीज इस पर आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि जब हम किसी भी तरीके के इस तरीके के जो चार्ज्ड हमारे पास स्फेयर होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, उनको जब कांटेक्ट पे लाते हैं फिर अलग करते हैं, तो जिस समय हम कांटेक्ट पे ला रहे हैं वो पूरा सिस्टम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हर जगह पर जो पोटेंशियल है वो बराबर हो जाता है और उसके बेसिस पर फिर सारा कैलकुलेशन हम लोग को करना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो अ लार्ज इंसुलेटेड स्फेयर से मतलब क्या है कि हमने एक स्फेयर कंसीडर किया है जिसका रेडियस r है, उसको चार्ज कर दिया है q यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, या कह लीजिए कि क्यू चार्ज उसको हमने कर दिया। अब ना उसको हमने एक प्लेस कर दिया विद स्मॉल इंसुलेटेड अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r प्राइम और उसको फिर सेपरेट कर दिया, तो चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर विल नाउ बी कितना होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि जो हमारे पास उनको सेपरेट आउट करने के बाद चार्ज है, ठीक है। देखिए एक है ना कि एक तो चार्ज्ड है Q और दूसरा है अनचार्ज। तो मान लेते हैं कि जो छोटा वाला है R प्राइम रेडियस वाला स्फीयर वो अनचार्ज्ड है और बड़ा वाला जो है वो चार्ज्ड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि शुरुआत में जो इस पे चार्ज है वो हमारा छोटे वाले चार्ज उस पे अनचार्ज्ड है क्योंकि उस पे चार्ज 0 है बेसिकली। और फिर क्या हुआ कि जो स्मॉलर स्फीयर है उस पे अगर हम चार्ज मान लें कि Q है, तो क्योंकि फाइनली जो पोटेंशियल होगा दोनों का वो बराबर हो जाएगा। सो फॉर वी पोटेंशियल फॉर स्मॉल, ठीक है, वी फॉर पोटेंशियल फॉर स्मॉल, तो वी एस यानी कि स्मॉल वाले स्फीयर के लिए पोटेंशियल हो गया, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर प्राइम। और जो बिगर वाला है उसके लिए हो जाएगा के टाइम्स क्यू माइनस क्यू बाई आर। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा कि इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया वी बी इज इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई आर। तो दोनों केस के लिए बराबर हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर प्राइम बराबर के कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई आर, यानी कि क्यू बाई आर प्राइम बराबर कैपिटल क्यू बाई आर माइनस क्यू बाई आर। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो क्यू स्मॉल क्यू वाले टर्म्स जो है वो एक तरफ ले आए, फिर यहाँ पर हमने कॉमन लिया इसको क्यू को, और वन बाई आर प्राइम प्लस वन बाई आर, इसको इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो आर प्लस आर प्राइम बराबर हो गया डिवाइडेड बाई आर, सॉरी मतलब आर प्लस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर प्राइम, ये हो गया और ये बराबर हो गया कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर के। तो स्मॉल क्यू बराबर हो गया कैपिटल क्यू आर प्राइम बाई आर प्लस आर प्राइम।
ये यहाँ पर हमारे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई, जो कि हमें निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ आर प्राइम, आर एंड कैपिटल क्यू, क्योंकि यही तीन चीज हमें दी हुई थी और इन्हीं के टर्म्स पर हमने निकाल लिया। सो क्या किया, देखिए डायग्राम हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो, पिछले वाला जो अभी पिछले स्लाइड में था, मैं बता देता हूँ उसको। आप ऐसा मानिए कि पहला जो बड़ा वाला चार्ज था, या बड़ा वाला जो स्फीयर था, उस पे चार्ज क्यू था। छोटा वाला जो स्फीयर था उस पे कोई चार्ज नहीं था, दोनों को कांटेक्ट मिला है, तो अब बड़े वाले पे चार्ज हो गया कैपिटल क्यू माइनस क्यू, और छोटे वाले पर हो गया स्मॉल क्यू, क्योंकि बड़े वाले से चार्ज निकलकर छोटे वाले पर ही तो गया, हमें नहीं पता कितना गया, बट हमने मान लिया कि स्मॉल क्यू चार्ज किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब उनको कांटेक्ट पे लाए तो जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गया दोनों का, और इसी कंडीशन को हमने यहाँ पर निकाल कर रख दिया, जिससे कि स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू आर प्राइम बाई आर प्लस आर प्राइम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ फाइनाइट इंसुलेटेड अनचार्ज्ड conductor placed near a finite positively charged conductor. The uncharged body must have a potential. ऑप्शन है आपके पास ए लेस देन द चार्ज कंडक्टर एंड मोर देन एट इंफिनिटी, ऑप्शन बी है मोर देन द चार्ज कंडक्टर एंड लेस देन एट इंफिनिटी, ऑप्शन सी है मोर देन द चार्ज कंडक्टर एंड मोर देन एट इंफिनिटी, और ऑप्शन डी है लेस देन द चार्ज कंडक्टर एंड लेस देन एट इंफिनिटी। तो एक फाइनाइट इंसुलेटेड अनचार्ज्ड कंडक्टर को एक फाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के सामने रख दिया गया, तो अनचार्ज्ड बॉडी पे पोटेंशियल कैसा होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि एक फाइनाइट साइज की इंसुलेटेड अनचार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर है, उसको प्लेस कर दिया गया एक फाइनाइट साइज की पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर के सामने। तो अनचार्ज्ड वाली जो बॉडी है उसका पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए हम ये मानेंगे कि जब हम इंसुलेटेड अनचार्ज कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं नियर अ चार्ज कंडक्टर, तो अनचार्ज कंडक्टर कुछ चार्ज उस पे इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो अलोंग एनी पाथ फ्रॉम द चार्ज कंडक्टर टू अनचार्ज कंडक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो अगर हम कोई अनदर पाथ लेते हैं फ्रॉम अनचार्ज कंडक्टर टू इन्फिनिटी विल लोअर द पोटेंशियल फर्दर, तो इस वजह से जो आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। The electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by phi is equal to AR square plus B, where R is the distance from the center where A and B are constant. Then the charge density inside the ball is. ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर A, B, C and D. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले उसको देखते हैं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। मीनिंग इसका क्या है कि लेट सपोज आपके पास क्या है, एक चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल है और आप उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस बॉल के अंदर कितना है उसको डिफाइन कर पा रहे हैं फाई बराबर ए आर स्क्वायर प्लस बी से, आर जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर और ए और बी वहां पर कांस्टेंट है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है उस बॉल के अंदर ये कैसे निकल कर आएगा, तो हम ये मानेंगे कि अगर हम हमारे पास ये फाई जो है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर और माइनस ले ले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा माइनस टू ए आर। अब गॉस थ्योरम की हेल्प से ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो हो जाएगा माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर क्यू। अब अगर हमें इससे डेंसिटी निकालनी है रो, यानी कि डी क्यू बाई डी वी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डी क्यू बाई डी आर टाइम्स डी आर बाई डी वी, चेन रूल। और फिर यहाँ पर जो डी क्यू बाई डी आर है ये आप कैसे निकाल लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा माइनस 24 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर स्क्वायर, और डी आर बाई डी वी जो है आपका यहाँ पर एक्चुअली अगर आप इसको देखें तो ये डी वी बाई डी आर का रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा लिखा जा सकता है 1/4 पाई आर स्क्वायर के, जिससे कि ये बन जाएगा एक मिनट, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये जो है हमारा वॉल्यूम है और ये रेडियस है, सो डी आर बाई डी वी ये बन जाएगा हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि डीवी बराबर होता है, यानी कि जो एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के।
तो वहां से ये डी आर बाई डी वी को 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको पोटेंशियल बोल दिया है अगर गलती से, तो वो नहीं होगा, ये डी आर बाई डी वी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से निकल कर आया, डी वी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रो बराबर -6 एप्सिलॉन नॉट ए निकल रो बराबर। तो इसको देखिए एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो ये फाई दिया हुआ है ए आर स्क्वायर प्लस बी, इसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा -d5/dr, जो कि बराबर हो जाएगा -2 AR के। गॉस थ्योरम की हेल्प से ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो Q बराबर -8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब है, इसमें हम लोग अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं इसको, कि जैसे ये जो Q है वो निकल कर आ गया ना कि -8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब। अब यहाँ पर आप रो बराबर जानते हैं dq बाई dv होता है, v जहां पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, dv यानी कि स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो चेन रूल लगाकर लिखा जा सकता है इसको dq बाई dr टाइम्स dr बाई dv। अब ये जो dq बाई dr है, ठीक है, dq बाई dr, तो ये वाले फॉर्मूले से बन जाएगा -8 पाई एप्सिलॉन नॉट AR क्यूब से -24 पाई एप्सिलॉन नॉट AR स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया क्योंकि r के रिस्पेक्ट में। बाकी ये जो dr बाई dv है, ये 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv होता है वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर dr के। तो वहां से हमने dr बाई dv को 1/4 पाई आर स्क्वायर बना दिया। सॉल्व करेंगे तो रो बराबर -6 एप्सिलॉन नॉट ए निकल कर आ जाएगा। क्लियर? सो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।